बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है, जिसमें आप लाइव कॉल के थ्रू शमूलियत कर सकते हैं और कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल पेश कर सकते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं एक इंतहाई तजर्बाकार, इंतहाई काबिल डॉक्टर और हर दिल अजीज़ GP डॉक्टर इमरान गौर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ से मैं चाहूँगा कि हमारा लास्ट प्रोग्राम था वो दिल के अमराज से रिलेटेड था और उसमें प्रोग्राम के एंड पे एक कॉलर ने सवाल किया था जिसका सवाल का जवाब हम वक्त की किल्लत की वजह से नहीं दे पाए थे। तो अगर वो आज हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम उस सवाल से प्रोग्राम की इब्तिदा करें। उनका सवाल ये था कि उनकी उम्र 85 साल उनकी उम्र है और उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, 3 दफ़ा उनका बाईपास हो चुका है और एस्मा का प्रॉब्लम भी रहा है, लेकिन हाल ही में उनको 3 महीने से रिपीटेडली चेस्ट इन्फेक्शन और कंजेशन की प्रॉब्लम है, म्यूकस का प्रॉब्लम है और वो एंटीबायोटिक्स के भी बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं। तो उसकी क्या कॉज हो सकता है और क्या रेमेडी है? थैंक यू जैन। जी हाँ, हम लोग माजरत के साथ कि पिछले प्रोग्राम में काफ़ी सारी कॉलें आई थी और कुछ कॉल जो थी वो वक्त की तंगी की वजह से हम उनके जवाब नहीं दे सके थे। जो हमारे लास्ट कॉलर थे, जैसे कि जैन ने सवाल किया, वो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में था और ज़ाहिर है जनरल प्रैक्टिस में चेस्ट इन्फेक्शन या फ्लू या कोविड टाइप के सिम्टम्स बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है और ये बड़ा कॉमन सवाल है। कोई शख्स जिसकी उम्र 70 या 80 से ज़्यादा है और उसको रिकरेंट यानी कि मुतादिद चेस्ट इन्फेक्शंस यानी कि छाती के इन्फेक्शंस हो रहे हों तो ये एक परेशानी की बात है। ज़ाहिर है अगर किसी शख्स को एस्मा की हिस्ट्री है या COPD जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ बोलते हैं उसकी हिस्ट्री है या एक्स स्मोकर हैं, वो लॉन्ग टर्म स्मोकर हैं, तो वो उनको प्रोन करती है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। तमाम बातों के बावजूद अगर कोई शख्स 3 महीने से कंप्लेन कर रहा है कि उसको मुख्तलिफ औकात पे चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ज़ाहिर कोविड को अगर हम सामने रखें तो कोविड चेक कराना लाजमी है। ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, नंबर 1। उसके अलावा मेरे ख़्याल में 3 महीने कुछ लंबी हिस्ट्री है और उसके लिए उनको छाती का एक्सरे ज़रूर करा लेना चाहिए अपने GP के थ्रू। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर उनको मुतादिद चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो अपना छाती का एक एक्सरे ज़रूर करवा लें, नंबर 1। नंबर 2, जो बलगम आता है उसका भी टेस्ट ज़रूर करा लें। बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक जो आपको दी जाती है वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव नहीं होती और इसीलिए आपको मुतादिद इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर 4 या 5 वीक से ज़्यादा इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसको एक्सरे कराना मेरे ख़्याल में बेहतर होगा, तो एक्सरे ज़रूर करा लें। इसके अलावा अगर एक्सरे में भी कुछ नहीं आता तो बलगम का चेक जो है ना वो भी आपका GP कर सकता है। हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया आपको हो वो उस एंटीबायोटिक का सेंसिटिव ना हो जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई शख्स एस्मेटिक है तो उसका एस्मा के कंट्रोल को देखना बहुत ज़रूरी है और अगर उनको कोई और बीमारी है तो उसको भी देखना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि अक्सर लोग जो कि सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन या फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो वो इन इन्फेक्शन के दौरान भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। तो मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि भाई अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन या फ्लू का सिम्टम हो रहा है तो कम से कम, वैसे तो सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दें लेकिन उस दौरान कम से कम सिगरेट ना पिएं, क्योंकि सिगरेट की रिकवरी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हुआ है तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो पहले तो सिगरेट बिल्कुल ही छोड़ दें और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं छोड़ सकते फुल टाइम तो एटलीस्ट जब आपको इन्फेक्शन या फ्लू टाइप का सिम्टम है तो उसको छोड़ दें। अक्सर लोग तो ऐसा हुआ है कि कोविड पिछले साल के दौरान भी स्मोकिंग करते रहे हैं, तो मुझे पता है कि एक लत होती है, बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन की बात आए तो स्मोकिंग के साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस हो सकती है एंड पीपल कैन एंड अप इन द हॉस्पिटल एज वेल। सो ये एक टिप थी जो कि मैंने सोचा कि उस सवाल से रिलेटेड लोगों की आगाही की जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्मोकिंग नेचुरली बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। मैं चाहूँगा कि आज हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा गुफ्तगू करें ओबेसिटी के बारे में, जिसको आम अल्फाज में मोटापा या ओवरवेट होना या एक्सेसिव फैट होना कहा जाता है। ये हमारी एशियन कम्युनिटी में बहुत ही कॉमन है। मैं भी आज ही रिसर्च कर रहा था कि UK की जो 63% अडल्ट पॉपुलेशन है
वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है। इवन के हत्ता के स्कूल्स जो हैं, प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जो ट्रांजिशन होती है, उनमें बच्चों की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ओवरवेट और 20% वो हैं जो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, इवन कि इतनी यंग एज से भी। और हमारा जिस तरह लास्ट का प्रोग्राम जो पिछली एपिसोड थी वो दिल के अमराज से मुतालिक थी, और यकीनन ओबेसिटी का दिल के अमराज से भी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ओवरवेट होना या कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हाई होना। तो डॉक्टर साहब, एक आम इंसान के लिए ओबेसिटी किस वजह से होती है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जैन देखें, ये ओबेसिटी या मोटापा हमने अपने मुताबिक प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, और इसकी वजूहात और किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। जनरल प्रैक्टिस में मोटापा जो है वो बहुत सारी चीज़ों से डायरेक्टली लिंक होता है, और ख़ास के एशियन पॉपुलेशन में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये इस वक्त नंबर 1 कॉज है। जो है मोटापा जो है उसका नंबर 1 कॉज जो है वो ये है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अगर अपने वज़न को कम करते हैं तो आप बहुत सारी मुताबिक बीमारियों से बचने की भी तदबीर कर लेते हैं। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपकी फ़ैमिली में डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का मसला है, जो कि बहुत कॉमन है एशियन फैमिलीज़ में, तो और उस पर आपका मोटापा भी है, तो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाते हैं। तो मोटापे को कम करना एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो ये आपके फ्यूचर में और बीमारियों से बचाव के लिए, तो सबसे पहले पॉइंट ये है। अगेन इसको बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी अफादियत को समझना ज़रूरी है कि देखें कितना इम्पॉर्टेंट है मोटापे से बचना और अपनी ज़िंदगी को बीमारियों से बचाना। लेकिन अब उससे बचना किस तरह जा सकता है? सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन है, जहनी तौर पे आप तैयार हो कि जो मोटापा है मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है और इसको मैंने कंट्रोल करना है। असल में जो सबसे बड़ा इशू आता है मोटापे को डील करने का, वो है मेंटल स्ट्रेंथ का। लोग चाहते तो हैं लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पिल खा लें या एक ऐसी कोई दवाई खा लें कि कल से उनका जिस्म बिल्कुल स्लिम और ट्रिम हो जाए। ऐसा होता नहीं है अक्सर, और इंसान जो है उसको किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, और उस एफ़र्ट में एक एफ़र्ट ये है कि खाने पीने में एहतियात, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और कंसिस्टेंट चेंजेस। हम न्यू ईयर पे प्रोग्राम कर रहे थे तो अक्सर लोगों ने न्यू ईयर पे वादा किया कि हम जनाब इस साल अपना वज़न कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, लेकिन मैं आपको देखूँ 70% लोग इसको फॉलो नहीं करते। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन स्टिल अगर आप इस चीज़ से बचेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी अपने आप को बचा लेंगे। खाने पीने में जंक फूड का इतना इस्तेमाल है हमारे आजकल, फ्राइड फूड, टेक अवेज, ऑल दोज थिंग्स आपको मोटापे, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, आपको खामखा मोटापा देती हैं। फैटी फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, जो कि हमें और मोटा करने में मदद देते हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले लोगों को जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने खुराक में एहतियात करें, जंक फूड से बचें। अगर खाते भी हैं तो कभी कभार खाएं। अक्सर लोग तो हर दिन और हर दूसरे दिन खाते हैं। यंग बच्चे जो हैं वो तो सोचते ही नहीं है, बल्कि उनको तो रोज़ाना बर्गर्स खा रहे होते हैं। और अब अगर आप नोट करें कि हर स्कूल के करीब में आप फ्राइड फूड की दुकानें खुल गई हैं, और ये एक अलार्मिंग किस्म की जो है ना निशानदेही है, क्योंकि बच्चे बेचारे जाते हैं 2-2, 3-3 पाउंड के बर्गर्स खाते हैं और उनमें बेतहाशा कैलोरीज होती हैं, जो कि उनको उस वक्त भी और आने वाले वक्त में भी बहुत नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो जो पूरा ओवरऑल ट्रेंड है सोसाइटी का, वो इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है। कंज्यूमरिज़म है और तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि एडवर्टीज़मेंट है, जंक फूड पे कोई लगाम नहीं है। बच्चे ईज़िली अवेलेबल है, खाना सस्ता है तो वो जाके खा लेते हैं बर्गर्स और क्रिस्प्स और चिप्स और फला। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी तो रमज़ान भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। फ्राइड फूड और सारी हमारी तो कल्चर का भी हिस्सा है, और इफ्तारी के टाइम पे हमें स्पेशली एहतियात करनी चाहिए। अगर तो ओबेसिटी का शिकार हैं तो फ्राइड फूड से अवॉइड करें, कोई भी फैटी फूड ना लें, ताकि आप अपनी सेहत के ऊपर कोई मुज़र असरात ना ले सकें। डॉक्टर साहब, एक 2 कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी सवाल और डॉक्टर साहब सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बोले, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे आज 1.5 साल पहले उन्होंने बताया कि आपको इसका PSA जो है आपका 28 है। तो डॉक्टर ने मुझे केरिंग हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पर कंसल्टेंट ने कहा कि एक
वहीं तक मुझे एक दवा टेबलेट्स नहीं है, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू किया। आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, हर 3 महीने बाद वो इंजेक्शन। अब उसके बाद जब ब्लड टेस्ट, वो ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप ब्लड टेस्ट के बाद, हर ब्लड टेस्ट के बाद वो आप चेक करना 3 महीने बाद। PSA। वो साहब उसका तकरीबन वो ब्लड टेस्ट पे आ रहा था 0.2 PSA। और उसके बाद अब मैंने कहा कि 1 साल से जबरदस्त इंजेक्शन लग रहे हैं 4-5 दफा, और वो जो है अपनी PSA वही बता रहा है ब्लड टेस्ट के बाद 0.02। ठीक है, ये पूछना चाहता है अब क्या मैं करूँ, क्या किसी कंसल्टेंट को खत लिखूं? अच्छा ठीक है। आप आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, आपकी एज क्या है? मेरी 85। आपको जो इंजेक्शन लगा था वो कौन सा था? डिसेप्टिल के नाम से था? वो PS, मुझे यार नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आपका डायग्नोसिस क्या प्रोस्टेट कैंसर का हुआ था? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा शायद हो, लेकिन वो जब मैं कंसल्टेंट के पास गया तो उसने कहा कि अंकल आपके तो आप 50 ईयर लोग जो आते हैं when their PSA is 50 and you are nothing, you got nothing। लेकिन फिलहाल we give you this injection। तो उसने कहा might be a thing, क्योंकि उसके बाद स्कैन वगैरह सब कुछ करा है, उन्होंने कुछ भी नहीं आपको। अच्छा, लेकिन आपकी बायोप्सी की उन्होंने कुछ? हाँ, बायोप्सी की थी उसने, कुछ भी नहीं। बायोप्सी में नहीं आया? ओके ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जी डॉक्टर साहब, दूसरी कॉल ड्रॉप हो गई तो आप इनका जवाब देते चलेंगे। जी हाँ। सो मोहम्मद अली साहब ने बताया कि उनका PSA एक एंजाइम होता है, हार्मोन होता है जो कि मर्दों में चेक किया जाता है। हम इसको प्रोस्टेट का एंजाइम बोलते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये प्रोस्टेट कैंसर में के डायग्नोसिस में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर एज में इसके लेवल्स डिफरेंट होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स है इन मेल्स, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 इन दिस कंट्री। सो अक्सर लोगों को PSA का हम लोग चेक करा लेते हैं उससे, जस्ट टू फाइंड आउट। ज़ाहिर है एज के साथ साथ PSA का लेवल ऊपर जाता है, और मोहम्मद अली साहब की एज आई थिंक इन हिज मिड 80s, तो उनका PSA हाई आया था। उन्होंने सही किया कि PSA हाई आने के बाद उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया, और यकीनन डॉक्टर ने उनको कैंसर पाथवे के ज़रिए उनको जल्द अज जल्द यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा होगा, जहाँ पे उनके मज़ीद टेस्ट हुए, और उन टेस्ट के बाद उनको इंजेक्शंस पे लगाया गया हर 3 महीने बाद। मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद अली साहब को उन्होंने जो इंजेक्शंस दी हैं हर 3-3 महीने में, मेरा ख़्याल है कि वो प्रोस्टेट कैंसर्स में ही दिए जाते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ PSA। अब एक ज़ाहिर है कि अगर हर चीज़ स्टेबल है और लेवल्स नीचे आ गए हैं इंजेक्शंस पे, तो ये जो प्लान है वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं कि पेशेंट को कितने अरसे तक के लिए इंजेक्शन दिया जाएगा, डिपेंड ऑन देयर पर्सनल हिस्ट्री। ये बहुत खुशी की बात है कि उनके बायोप्सी नॉर्मल आई है और दूसरे स्कैन्स भी नॉर्मल आए हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको चाहिए कि अपने कंसल्टेंट को लिखें अगर वो समझ रहे हैं कि ये बहुत लंबे अरसे से इंजेक्शन लिया जा रहा है। नॉर्मली कंसल्टेंट्स उनके GP को लिख देते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो मेरे ख्याल में उससे पहले वो अपने GP से भी मालूमात कर सकते हैं कि उनका पर्सनल प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब ये जो ट्रीटमेंट है वो हर पेशेंट में डिफरेंट होती है, तो मोहम्मद अली साहब के लिए मे बी जो प्लान ऑफ एक्शन हो वो कुछ और हो और कुछ पेशेंट्स के लिए कुछ और हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये इंजेक्शन अगर PSA हाई है और खुदा न खास्ता किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका इलाज ये लंबा होता है, ये कुछ सालों तक रहता है नॉर्मली। तो लेकिन अगेन मैं स्पेसिफिक एक शख्स के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे सामने पूरी हिस्ट्री नहीं है, पूरी कोई लेटर्स वगैरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में अपने GP से रुजू करें, उनसे पूछ लें कि भाई मेरे को लेटर में कोई क्या उन्होंने प्लान बनाया था, कितने अर्से से मुझे लेना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट उनसे ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि लेवल्स आर डाउन विद द इंजेक्शंस, एंड इफ दैट्स द केस एंड यू हैव टू हैव एन इंजेक्शन देन कैरी ऑन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट एक्चुअली। सो मेरे ख्याल में अगर इंजेक्शन लेना भी पड़े तो इसमें कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को भी रिमाइंड करते चलें कि आप लाइव कॉल के थ्रू कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं और लाइंस ओपन है आपके लिए, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के जो सवाल आया वो कहते हैं कि जी 18 मंथ्स ओल्ड उनके बेबी बॉय है और वो कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेता। वो कहते हैं कि जो भी कोई सॉलिड फूड देते हैं तो वॉमिट कर देता है। तो क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से है या सिर्फ उसकी वो अभी तक आदत डेवलप नहीं हुई? ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज एक्चुअली।
बच्चे पैदा होते हैं, इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर 18 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल सॉलिड नहीं खा रहा और वो 18 साल नहीं, 18 महीने का, सॉरी 18 महीने का बच्चा है और वो सॉलिड बिल्कुल नहीं खा रहा, तो देखने की ज़रूरत है कि उसको दूध वगैरह कितने अरसे तक दिया। अक्सर बच्चे में कॉमन प्रॉब्लम में ये आता है कि वो उनको दूध ज़्यादा दिया जाता है और उनके लिए बहुत इजी होता है दूध को पीना, उनको आदत हो जाती है तो वो सॉलिड खाने को बॉदर ही नहीं करते। दैट्स वन रीज़न। द अदर रीज़न इज़ कि बच्चों को अक्सर रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है कि उनको हज़म नहीं हो रहा था और वो सॉलिड पे कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात करने की ज़रूरत है। बच्चा वेट गेन सही से कर रहा है कि नहीं, बच्चे का पेशाब पखाना कैसा हो रहा है, इसके अलावा जो है दूध से रिफ्लक्स उल्टी होती है कि नहीं होती है, किन खानों से उल्टी होती है। तो इसका बड़े डिटेल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है, फूड डायरी बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद ही कुछ बात कही जा सकती है कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वजूहत हैं, इसमें माँ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री दे सकती हैं। अगर माँ एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बच्चे पहले भी हुए हैं तो उनको पता होता है कि बच्चे कितने फंसी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा खाने में और दे कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मेरे ख़्याल में हिस्ट्री इसमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है इस केस में। और मुख्तलिफ़ वजूहात जैसे मैंने बताया कि हो सकता है बच्चा खाने में फंसी हो सकता है रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है बाज़ दफ़ा कुछ इंटॉलरेंस होती हैं। इन रेयर केसेस अक्सर swallowing में बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत डिटेल थरा एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री की ज़रूरत है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि अपने जीपी से रब्ता करें और पूरी जनाब थरा एग्जामिनेशन करा लें और उसके बाद अगर हो सकता है खुद जीपी आपको कोई एक नतीजे पे आए, रेफ़र करे या कोई दवाई दे और आपकी इसमें मदद करे। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आते हैं अपनी ओबेसिटी का जो टॉपिक है कि नॉर्मली बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के लिए मेडिकेशन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। क्या वो मेडिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अब तो लोग घर में मंगवा लेते हैं, तो कितनी को ख़तरनाक हो सकती हैं? इस सवाल पे जाने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ा आपका बड़ा इंतजार था, बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इज इट पॉसिबल कि मैं आपसे प्राइवेट बात कर सकता हूँ? अभी इस वक्त तो प्राइवेट बात नहीं हो सकती, हम लोग लाइव कॉल्स ले रहे हैं। अगर आप इस वक्त बात कर सकें जो भी तो हम बात कर लेते हैं, बाकी प्राइवेट का आप अपना नंबर छोड़ दें स्टूडियो में, देन वी कैन टॉक। तो आप लंदन में हैं या कहीं बाहर हैं डॉक्टर साहब? जी मैं लंदन में होता हूँ। जी लंदन में होता हूँ। अभी आप कोई सवाल करना चाहते हो? अभी लाइव कॉल्स में ले रहे हैं, आप सवाल कर लें वरना फिर नंबर छोड़ जाएं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मुझे स्टूडियो में से नंबर लेने के लिए एक और कॉलर मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ ये डॉक्टर साहब से बात करूँगा। जी बोलें। जी Okay. बोलें, सुन रहा हूँ। मैं अपनी वालदा के लिए फोन कर रहा था। जी बोलें। उनके लेफ्ट साइड पे आर्म के लेफ्ट आर्म और चेस्ट के एरिया के अंदर दर्द होता है उनको। हम लोगों ने 2-3 साल से हर चीज करवा ली। वो हीमोग्लोबिन के अंदर कम थी, तकरीबन 6 या 60 के पास थी। तो अभी वो पिछली बार उनको खून दिया गया तो क्योंकि वो एनीमिक थी, तकरीबन 10 के करीब या 100 के 10 के करीब वो पहुंच गई थी। दोबारा से वही प्रॉब्लम दोबारा से हो गया। इस बार उनको फेरिक दिया गया तकरीबन 2 ग्राम्स के करीब या 2.5 ग्राम्स के करीब, जो अभी इस बार लगेगा 2 साल के बाद। बहरहाल उनका सोडिक टेस्ट करा दिया है। उनका हमको ऑलरेडी ब्लड टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, कहीं से भी खून नहीं निकल रहा। जो हीमोग्लोबिन लो होने की वजह हो गया, पीछे से चेक हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, लेकिन फिर भी अनीमिक है और लेफ्ट साइड के ऊपर फिर भी अभी दर्द है या सुन होता है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं समझ में आया क्यों हो रहा है। अच्छा मैं कुछ सवाल करूंगा क्विकली। उनकी एज क्या है? 72। और आप जो लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट बोल रहे हैं तो यानी कि लेफ्ट चेस्ट एरिया, अपर चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल की तरफ आप लेफ्ट चेस्ट वॉल पे, राइट? लेफ्ट चेस्ट, ओके। और लेफ्ट आर्म के पिन पे नीडल, ठीक है। सुन होता है। अब उनकी मुझे सिर्फ क्विकली एक क्वेश्चन करना है कि ये इनकी जो हीमोग्लोबिन लो हुई है तो उसमें उनकी एंडोस्कोपी हुई है, कैमरा चेक हुआ है टॉप एंड बॉटम? हो गया, ठीक। एंडोस्कोपी हो चुकी है, टॉप एंड बॉटम कुछ नहीं मिला, नेगेटिव। ठीक है। और उनका जो अभी ब्लड टेस्ट होके जब ब्लड ऊपर आ जाता है वो क्या स्टे रहता है या फिर नीचे चला जाता है?
फिर नीचे चला जाता है, हर 2 साल के बाद नीचे चले जाता है। हर 2 साल बाद चला। अच्छा, इसके अलावा उनको कोई डिजीज़ तो नहीं है, लाइक किडनी या इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि क्रॉनिक अदर मेडिकेशंस ले रही हो या कोई ऐसी चीज़? मेडिकेशन नहीं, ऐसी कोई किडनी के अंदर कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन उनका स्टेंट हो चुका है पहले, और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें, और बॉर्डरलाइन डायबिटिक। तो उनको जब चेस्ट में इतनी अरसे से मसला है तो आपका उनका कोई स्कैन या चेस्ट एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ? सोनिक करवाया था, सोनिक टेस्ट, ताकि देखने के लिए, और वो जो अंडर प्रेशर होता है थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा के, तो उसके अंदर भी कुछ नहीं समझ में आया, ईसीजी के अंदर भी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, लेकिन अगर देखें ना, कोई 2 चीज़ें होती हैं। चेस्ट वॉल में अगर पेन हो रहा है तो सबसे पहले हार्ट हम परेशान होते हैं। अगर हार्ट की तमाम चीज़ें एक्सक्लूड हो गई हैं, जो लगता है हो गई हैं, तो ये हो सकता है पेन कहीं और से आ रहा हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है कि चेस्ट वॉल का पेन हो, शोल्डर का पेन हो, बैक का पेन हो, नेक का पेन हो। तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको वहाँ रेफर्ड पेन दे सकती हैं। आपने सही किया कि चेस्ट यानी कि हार्ट को सबसे पहले एक्सक्लूड कर दिया, और तमाम चीज़ों के बाद मेरे ख्याल में जिस तरह ये आप हीमोग्लोबिन लो होने का बता रहे हैं, बाज़ दफ़ा सम क्रॉनिक डिजीज़ में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे ख्याल में आप अपने जीपी से बात करके उनका चेस्ट एक्सरे करा लें पहले वक्त में, और शोल्डर का करा लें, और इसके अलावा आप अगर फ़र्ज़ कीजिए उसमें भी कुछ नहीं आता तो आप उनका सीटी स्कैन वगैरह भी करा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इतने अरसे से प्रॉब्लम रह रही है तो ये पेन हार्ट को हटा के, तो ये पेन शोल्डर या छाती के हिस्से से कहीं ना कहीं आ रहा हो सकता है, नेक से आ रहा हो। तो मेरे ख्याल में दूसरी चीज़ की तरफ भी देखने की ज़रूरत है, और स्कैन कराएं, ज़रूर कराएं, क्योंकि ये इस तरह हीमोग्लोबिन का कम होना और पेन होना, ये मुझे हैरत है कि अभी तक चेस्ट एक्सरे कैसे नहीं हुआ। आई थिंक दे हैव एक्सक्लूडेड द हार्ट प्रॉब्लम, सो मे बी नाउ लुक समवेयर एल्स, और उनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन कराएं, और अगर आपको मुस्तकबिल में कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताइएगा। जी सब एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब से मुझे एक मसला पूछना था। 4-5 years ago मुझे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कि I'm 42 year old, कि मैं जब सुबह को आप उठते हैं, फ़ोन भी उठाते थे, हाथ में स्टिफनेस हो जाती थी। इवन फ़ोन भी उठाते थे, हाथ बंद नहीं होता था, so few like 5-10 minutes to half an hour बहुत लाइक स्टिफ हो जाते थे हैंड। 2-3 साल पहले मैंने सारे डॉक्टर से चेकअप करवाए, उन्होंने एक्सरेज किए, आर्थराइटिस के तमाम ब्लड टेस्ट किए। 2 साल पहले सब नेगेटिव आया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सुबह को, मैं अब वो इतनी हो गई कि हर सुबह होता है। सुबह को हाथ में, रात को जब अगर मैं हाथों में, सिर्फ हैंड्स में ऐसे होता है, फीलिंग होता है जैसे स्वेल हुए, लेकिन स्वेल नहीं होते, क्योंकि मैं जब लाइट ऑन करके चेक करती हूँ सेम हैंड्स होते हैं। अंदर इतनी स्टिफनेस, तो ऐसे होता है जैसे लकड़ी की तरह पूरा हाथ, नॉट जस्ट बोन हो जाता है। तो अब एवरी नाइट होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो जाएगा, साथ ही फिर बाजू में भी दर्द शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्टिफनेस एंड पेन एंड स्ट्रेस से। तो अब होता है, लेकिन आर्थराइटिस सब नेगेटिव है, तो इसकी क्या पूरे लेफ्ट हैंड में होता है आपने बोला? दोनों हाथों में होता है, दोनों कभी हाथों में एक राइट हैंड में भी फुल होता है, कभी लेफ्ट में होता है, कभी दोनों में होता है, लेकिन एक हाथ तो बिल्कुल ही रात को इतना होता है कि सुबह को कभी फोन नहीं उठा होता। कोई स्वेलिंग तो नहीं है आपको? सॉरी, स्वेलिंग तो नहीं है? नहीं, स्वेलिंग नहीं होती, फीलिंग ऐसे होता है जैसे आप सो रहे हैं कि स्वेलिंग है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो हाथ पे कोई स्वेलिंग है, वेरी स्केनी हैंड, तो उससे ऐसा लगता है जैसे हड्डियों वाले हैंड। काम क्या करती हैं आप? I work from home. I do काम सुबह कंप्यूटर पे, like डेस्क पे बैठती हूँ। कितने देर कंप्यूटर यूज करती हैं दिन के? It's very, I do move a lot, 9 to 5, sorry. But मैं इतना टाइप नहीं करती। It's like I work from home. टाइपिंग बहुत कम होती है, just more like काम होता है, इतना नहीं। वॉक भी सॉरी, घर में चलती फिरती रहती हूँ, घर के काम साथ साथ करती रहती हूँ। स्वेलिंग नहीं होती है, और आपने इसके कोई इन्वेस्टिगेशन ब्लड के अलावा कोई नहीं कराई? नहीं, जब मैं 2 साल पहले आर्थराइटिस के ऑल टेस्ट हुए थे, बाकी भी डॉक्टर जब जैसे करते हैं रूटीन में, जब जाएं कंप्लेन करें, वो सारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट कर देते हैं, हर नेगेटिव, कोई कुछ नहीं आता। सिर्फ एक चीज फर्क करती है, अगर मैं रात को सो रही होती हूँ, जब मैं अगर मेरा हाथ ऊपर की साइड जैसे आपके पिलो पे हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, लाइक सर के नीचे पिलो में, तो बहुत ज्यादा उसी वक्त शुरू हो जाती है। फिर मैं अपने हाथों को सीधा करके जैसे नीचे करती हूँ, सीधे करती हूँ बाजू, तो वो बहुत कम हो जाती है। तो इससे फर्क पड़ता है, जैसे ऊपर कम तो बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जी हाँ, थैंक यू। साहब अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, इन कॉलर का जवाब जो है हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद दें। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो आज के जीपी का सेगमेंट है, जिसमें आप
लाइव कॉल के थ्रू कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। हमारा फोकस जो है अभी ओबेसिटी पे था, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप कोई और मेडिकल रिलेटेड सवाल नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप सवाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने सवालात पेश कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या अदर सोशल मीडिया के थ्रू। हमारे इस्लाम चैनल की डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाके भी आप लाइव टीवी को भी देख सकते हैं और स्काइप पे भी आप टीवी को देख सकते हैं और लाइव कॉल के थ्रू कोई भी सवालात पेश कर सकते हैं। एक छोटे से वक्त के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पे प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमें सवाल किया था। डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि उनको 4-5 साल से ये हाथ में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, तो क्या कॉज हो सकता है और क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे? तो शी इज़ 42 ईयर्स ऑफ एज और उनको बड़ा लॉन्ग टर्म इशू है स्टिफनेस इन बोथ हैंड्स, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये बड़ा ही एक ख़ास के उनकी एज जो है वो 42 ईयर्स ऑफ एज है उनकी। बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनके ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने जो बताया कि आर्थराइटिस वगैरह के चेक हो चुके हैं। नॉर्मली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह इस एज में तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह की टेस्ट हो सकते हैं जो कि उन्होंने होपफुली करा लिए हों। उन्होंने बताया कि उनको स्वेलिंग भी नहीं होती है और स्टिफनेस इज़ मोर अर्ली इन द मॉर्निंग। कपल ऑफ मोर टेस्ट आई थिंक होने चाहिए। उसमें विटामिन डी का भी एक टेस्ट है आई थिंक और उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। हमारे पास जी कॉलर मौजूद है, कॉलर ले लेते हैं फिर हम इस सवाल के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। गुलशन कैसी हैं आप? क्या सवाल करना से बात करा दें? जी जी गुलशन सुन रहे हैं, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? जी, मैंने कहा मैं अपने भाई को सलाम कर लूं। बड़ी मेहरबानी। दफा मेरी गैर हाजिरी लगी थी क्योंकि मैं मैनचेस्टर दूसरे बेटे के पास गई हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, वेरी तो गुड। मुझे आज मैंने कहा आज तो मैंने सलाम करना ही करना है। बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखिए। मैंने अभी नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा और आप लोगों के लिए दुआ की है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी अल्लाह मेहरबानी। आपको अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबियां दे कि बस अल्लाह ने आपको खुशियां दे। दूसरी ये बात है कि डॉक्टर साहब मेरा वजन नहीं कम होता, बस जहाँ पे है ना वहीं पे है। मैं हालांकि बहुत कम खाती हूँ, मैं ज्यादा नहीं खाती और बड़ी सोच समझ के खाती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ जी जी। लेकिन ये कि वजन कम नहीं होता। जब बीमार हुई हूँ ना तो 5-6 पाउंड कम हुआ है, उसके बाद फिर वापस आ गया। लेकिन मैं ज्यादा नहीं करती, सिर्फ ये चलती फिरती नहीं ज्यादा। हाँ, मैं आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मशवरा देता हूँ। जी एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात हो सकती जी है? सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी फरजाना बोले हैं। जी जी बोले बोले फरजाना, सुन रहे हैं आपको। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मुझे ना पेट में वो जलन सी होती थी, तो वो डॉक्टर से मैंने ना बताया तो डॉक्टर ने मुझे एमिप्राज़ोल दी खाने के लिए। जी जी। तो वो मैं खा रही हूँ, उससे बेहतर है। तो वो कितनी देर तक खानी चाहिए? आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 72 है। अच्छा, आपका ये कब से हो रही है जलन? ये काफी देर से हो रही थी, तो मैंने दवाइयाँ भी काफी देर से शुरू की हैं। तो वो कितना अरसा से खानी पड़ती हैं? अच्छा, आपका कुछ सवालात करूँगा। आपका कैमरा चेक हुआ है पेट का? नहीं, कैमरा चेक तो नहीं हुआ, लेकिन वो डॉक्टर ने यही कहा था कि ये खानी है, तो मैं वो खा रही हूँ। उससे काफी फायदा है वैसे तो। नॉर्मली 2 महीने तक आप ले सकती हैं, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये मसला हल नहीं होता तो मैं रेकमेंड करूँगा कि कैमरा चेक ज़रूर करा लें स्टमक का। आपकी एज रिलेटेड आई थिंक यू कैन हैव अ डायरेक्ट एंडोस्कोपी हम कहते हैं। कोई भी शख्स अगर 55 से ऊपर है तो उसको डायरेक्ट एंडोस्कोपी के लिए भेजा जा सकता है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको दवाई खाने के बाद भी मसला हल नहीं होता तो कैमरा चेक ज़रूर करवा लें और खाने में एहतियात करें, बड़ी ग़िज़ाएँ ना खाएँ, चिकनाई वाली चीज़ ना खाएँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सलाम कर। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे सवाल करना है कि मेरी ना बाएं कान से बेल बजती है, सीटी की आवाज़ बजती है। ओके।
और उसके साथ ना उल्टी कभी कभी होती है, बैलेंस कायम नहीं रहता। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, जीपी के पास, तो उसने मुझे MRI स्कैन के लिए भेजा। तो वो क्लियर था, MRI स्कैन क्लियर आया है। तो अभी स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, वो अगले साल की दी है उन्होंने। अगले साल की? हाँ जी, 2023 फरवरी की दी है। तो स्पेशलिस्ट को दिखा दिया है आपने? आपका स्कैन क्लियर है, कोई अपना डेंजर नहीं है। ओके ओके। कोई दवाई दी है? दवाई, कोई गोलियां दी हैं उन्होंने। उससे फर्क पड़ता है? गोलियों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी वीक में 1-2 दफा ये होता है, जैसे अटैक भी जैसे होता है, वो चक्कर आते हैं, उसके साथ उल्टी होती है। काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग। अच्छा ठीक। आपकी कान की वो सही है, हेयरिंग सही है, आपकी कानों में प्रॉब्लम नहीं है? हेयरिंग बड़ी लूज हो रही है उसको। हेयरिंग का टेस्ट करवाया है? नहीं, वो टेस्ट नहीं करवाया। जरूर करवाएं टेस्ट और फिर मुझे बताइएगा। आई थिंक हेयरिंग के मसले की वजह से भी आपको ये हो सकता है। प्लीज हेयरिंग का टेस्ट करा लें। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी। सवाल करें जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 9 बर्स हो गया, मुझे प्रॉब्लम है गैस्ट्रो की। जी जी। तो उसके लिए बिगनिंग में जो डॉक्टर ने मुझे रेफर किया था हॉस्पिटल में, उन्होंने कैमरा भी डाला था, लेकिन वो माइल्ड गैस्ट्रो जो है ना डायग्नोज हुई थी। सिंस दैट टाइम मैं ले रहा हूँ मेडिसिन, लाइक एम्प्टी स्टमक जो कैप्सूल होता है, लैंसैप्राजोल कैप्सूल, और एवरी डे 2-3 टाइम गैविस्कोन आफ्टर माई लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट। लेकिन क्या है कि डॉक्टर साहब गैस इस तरह है कि अब मैंने देखा कि सर्टन जो चीजें खाऊं ना फूड में, तो वो इस तरह, जिस तरह मेरा हाजमा नहीं दुरुस्त रखा, जिस तरह फॉर एग्जांपल नाइट को इफ राइस, मैं अगर राइस खा लूँ कुछ, या फ्रेंच फ्राइज या कोई और, तो सुबह तक मुझे इस तरह पता चलता है कि बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। जी। आपकी उम्र क्या है, काम क्या करते हैं? जी मेरी उम्र 48 ईयर है और मैं किसी सुपरमार्केट में काम करता हूँ जी। टाइम पे खाना खाते हैं कि नहीं? अभी नहीं, पहले भी? नहीं, मैं डॉक्टर साहब हमेशा टाइम से खाता हूँ। जी जी ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कुछ मशवरा देता हूँ जी। थैंक यू। एक और कॉलर मौजूद है जी डॉक्टर, फिर उसके बाद सबका इकट्ठा ही जवाब देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं तो ये कहने वाली थी कि तूफानों से लड़के आप लोग आ ही गए। तूफान ने तो बड़ी तबाही मचाई। मैं तो सो नहीं सकी 4 रातों से, मेरी सारी छुट्टी तूफान की नजर हो गई। देखिए आप लोग की मोहब्बत में हम आ जाते हैं, तूफानों से लड़के साथ हम आ जाते हैं। तूफान से भागते हुए आ गए हैं हमारे लिए, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। भाई हम तो डर गए, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है बैक गार्डन में इधर उधर। कोई बात नहीं, जाने अजीज है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पहले आवाज बंद कर। डॉक्टर साहब मैं आपसे कान के बारे में पूछना चाह रही थी। लास्ट कॉलर ने एक दफा पूछा था, कोरोना के इस पीरियड में घरों से ऑनलाइन पढ़ाने से मेरे कान ब्लॉक रहे, और जब मैं डॉक्टर के पास गई, ऐसे मुझे दर्द नहीं था, मैं चेकअप के लिए, तो उसने कान कहा कि आई विल चेक योर ईयर, इज वैक्स इज देयर टू मच। So he said to me, come back again, I will wash it out. The nurse को उसने फॉरवर्ड कर दिया। नर्स ने मुझे 4 बार बुलाया जब, और ऑलिव ऑयल और सीरीज दी, नीम गरम लुकीम गरम करके 1 हफ्ता डलवाया हर कान। इतनी मुश्किल से मेरे कान साफ हो गए। क्योंकि टीचर हूँ तो उन्होंने जरा ज्यादा हमदर्दी दिखाई कि मैं बच्चों को नहीं सोच सकूंगी, वरना तो आप बताएं कि आप किस तरह क्लीन करें। कॉटन बड्स तो मैं ना है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको बताता हूँ जी। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी। एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी सवाल करना ही चाहती हूँ कि कोई नजले के लिए बचा दे। नजला बहुत है। नजला फ्लू का प्रॉब्लम है? नजला बहुत है, बहुत चेहरे में पासवान है, गले में तकलीफ हुई है। ये नजला आपको हमेशा रहता है या अभी फ्रेश हुआ है, अभी पहले ही? नहीं, होनी हुआ है, कोई 5-6 हफ्ते हो गए। पहले कभी नहीं हुआ? जी नहीं। कोविड का टेस्ट कराया? जी नेगेटिव? कोरोना नहीं। ठीक है। कोई बलगम तो नहीं आ रहा? चिट्टा सफेद है, लूने नक पर है, चिट्टा सफेद आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोई है। एंटीबायोटिक वगैरह ली है? डॉक्टर देती है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। ओके जी, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू।
चलिए सर, सबसे पहला जो सवाल था, जो एक बहन ने सवाल किया था कि उनको पिछले 4-5 साल से जो हाथ में स्टिफनेस की प्रॉब्लम, 42 ईयर्स एज है उनकी। जी जी जी, उनकी तरफ आते हैं। अच्छा, उनके जो सवाल मुझे जो उनकी पूरी बातों से लगता है कि उन्होंने दूसरे टेस्ट तो करवा लिए थे आर्थराइटिस वगैरह का, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी एज और उनके जो प्रोफेशन, यानी कि उनको हर वक्त कंप्यूटर पे वो रहती हैं, तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो, एक टेस्ट और मैंने शायद बताना भूल गया, या विटामिन डी का एक टेस्ट ज़रूर करा लें। दूसरी चीज़ जो एक लगती है मुझे, हो सकता है RSI, बाज़ दफ़ा रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो होती है, क्योंकि आप हर वक्त कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट रियलाइज़ कि हाउ इट अफेक्ट्स योर आर्म्स, योर शोल्डर्स, योर एल्बोज, योर रिस्ट्स, योर फिंगर्स, एंड अक्सर वो टिंगलिंग एंड पेन एंड स्टिफनेस आपको दे देती हैं। तो उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कुछ दिन काम ना करें और देखें वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट। इसके अलावा फिजियोथेरेपी ज़रूर करा लें। इन तमाम बातों के बावजूद अगर हर चीज़ क्लियर आती है तो एक चीज़ ज़रूर देख लें, बाज़ दफ़ा अक्सर ये मसले रात के वक्त या टिंगलिंग का होना दोनों हाथों में या स्टिफनेस का होना, अगर तमाम मसल्स के प्रॉब्लम और बोन के प्रॉब्लम एक्सक्लूड कर दिए हैं तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। तो ये इनकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में RSI को ज़रूर देखें, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी जिसे हम कहते हैं, और अपना लैपटॉप वगैरह चेंज करके देखें। बाज़ दफ़ा हम जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, इट्स टू हार्ड एंड इट अफेक्ट्स our whole muscles and joints, so maybe a soft touch वाला यूज़ करें। पॉस्चर को देखने की ज़रूरत है, घरों में लोग काम करते हैं, पॉस्चर बहुत ख़राब है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ये। तो मेरे ख्याल में उनकी तमाम बातें सुनने के बाद आई थिंक शी शुड लुक इनटू द वर्किंग स्टाइल एज वेल, डू सम चेंजेस, कंसिस्टेंट चेंजेस, और रेस्ट मे बी fully, don't use anything like mobiles and laptops or whatever, and then see whether that makes a difference or not. अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल था गुलशन साहिबा ने जो किया था कि उनका वेट रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है। गुलशन हमारी रेगुलर कॉलर हैं और उनकी जो बहू और बेटे हैं उनको खूब खिलाते हैं, तो मेरे ख्याल में चिकनाई वाली चीज़ें उनको कम खाएं। और मेरे ख्याल में आई थिंक गुलशन क्योंकि बीमार रही हैं अक्सर अभी, तो उनको मेरा मशवरा होगा कोशिश करें, खाना होने को कम कर दिया है, लेकिन इसके अलावा कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल हों, चलें फिरें, कुछ करें एक्टिविटीज़, ताकि साथ साथ मेरे ख्याल में उससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे एक कॉलर थे जिन्होंने रिंगिंग इन द ईयर की बात की थी, इनके कान में उनके होता है, मैंने उनके तमाम टेस्ट हो चुके हैं, ENT से स्कैन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हेयरिंग टेस्ट में उनकी प्रॉब्लम आ रही। आई थिंक ही शुड गेट अ हेयरिंग टेस्ट डन, और हो सकता है कि हेयरिंग का मसला हो जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा अगर तमाम चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो अक्सर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन इनके केस में मेरे ख्याल में क्योंकि हेयरिंग में प्रॉब्लम थी तो मेरा मशवरा होगा कि हेयरिंग को एड्रेस करें, हेयरिंग एड अगर मिलती है तो हेयरिंग एड पहने, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरे हमारे कॉलर थे जिन्होंने बताया कि 9 महीने से उनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उनकी एंडोस्कोपी हो चुकी है, यानी कि कैमरा डाल के चेक किया गया है और उसमें गैस्ट्राइटिस अपेरेंटली उनको आया है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक वॉल। उससे होता ये है कि पेट में जलन का होना, रिफ्लक्स का होना, खाने के बाद जलन का होना, इस तरह की चीज़ें अलामात होती हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे अपने लाइफस्टाइल और हमारी अपनी ग़िज़ा की वजह से भी होता है। ज़ाहिर है एक हफ़्ते में या एक महीने में नहीं होता, मुसलसल अगर हम चिकनाई वाली चीज़ें, टेक अवेज़ और मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर हम टाइम पे खाना ना खाएँ। शिफ्ट वर्कर्स जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी इसको ट्रिगर कर सकती हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो है इस मसले को ला सकती हैं, और इसके बारे में हम बहुत सारा बात भी पहले कर चुके हैं। उन्होंने पूछा कि अभी कब तक उनको लेनी पड़ेगी। देखें, ज़्यादातर जो लोग PPIs यानी कि लेंसोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, इस तरह की मुख्तलिफ दवाइयों पर लगते हैं, आजकल ये गाइडलाइंस हैं कि उनको कम अरसे के लिए दिया जाए, 2 महीने 3 महीने, और आखिरी के 2-3 हफ्ते जब उनको छोड़नी हो तो उसको ग्रेजुअल विड्रॉल करें, हर दूसरे दिन ले लें, तीसरे दिन ले लें, और उसके बाद देखें कैसा रिएक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ग़िज़ा में अपने ज़रूर तवज्जो दें, कोई चिकनाई की चीज़ें, टेक अवेज़, ग्रीसी फूड, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, इनको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि छोटी मील लें बट रेगुलर मील दें, और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके देखें। लेट खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा लेट खाने से भी ये प्रॉब्लम होता है। फिज़ी ड्रिंक को अवॉइड करें, और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से इसमें मदद मिल सकती है। मेरे ख्याल में ये करने की ज़रूरत है उनको। हमारी सवाल था ईयर वैक्स से, यस, बड़ा कॉमन क्वेश्चन, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, और अच्छा इन्होंने सवाल किया। ये ईयर वैक्स है तो बड़ा ही मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बहुत कॉमन इशू है, और इसमें जो है बहुत गड़बड़ होती है। लोगों को अक्सर
इट्स कैन बी क्वाइट डिबिलिटेटिंग एक्चुअली, बिकॉज कान में आप सुनाई नहीं दे रहा होता आपको, आप अपने इट क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग. सो आई थिंक उन्होंने अपनी ईयरवैक्स तो साफ़ करवा ली है, और लेकिन इसके बाद उन्होंने पूछा कि कॉटन बड डाल सकती हैं कि नहीं. बिल्कुल नहीं. कॉटन बड क्या, आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं. एक कहावत यह है कि द ओनली थिंग यू कैन पुट इन योर ईयर इज़ योर एल्बो, मीनिंग नथिंग. यू शुडंट डू एनीथिंग टू योर ईयर, लीव इट अलोन. हाँ, कभी कभार आप वैक्स को बिल्डअप होने से रोकने के लिए सोडियम बाइकार्ब के ड्रॉप्स आते हैं, वो यूज़ कर सकती हैं. और बेशक दैट्स इट, नथिंग एल्स. डोंट पुट एनीथिंग इन योर ईयर. और ये नेचुरली इसको होने की साफ़ करने की ज़रूरत है. अक्सर लोग कॉटन बड्स डालते हैं और इसकी बिल्कुल रिकमेंड नहीं है. मैं मुताद दफ़ा प्रोग्राम्स में ये बात बता चुका हूँ. और ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को इसके सोडियम बाइकार्ब के ड्रॉप्स प्रिवेंशन के लिए जा सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल था कि उनको नज़ले की प्रॉब्लम है, फ्लू की. जी हाँ, हमारी कॉलर थी, उन्होंने पूछा कि नज़ला हो रहा है. अब मसला ये है कि उन्होंने बताया कि नज़ला बहुत अरसे से हो रहा है. अच्छा, कॉलर है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, क्या सवाल करना चाहिए? मैंने वो ये पूछना था कि मेरे बेटे को ना पाँव के ऊपर जैसे पहले दाने दाने से निकले हैं, उसके बाद उसमें वो पस सा पड़ गया, तो डॉक्टर ने 2 दफ़ा उनको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया. अब उन्होंने फिर देखा तो क्योंकि बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन है, ऊपर लगाने के लिए क्रीम दे दी और खाने के लिए कोई दवाई भी दी है. मगर वो ये अपनी तरफ से कर रहा था कि वो एप्सम सॉल्ट में ना अपने पाँव जो है वो सोक करता है. तो मतलब ये पानी में सोक करनी चाहिए आपके बच्चे की अब तो उनके वो दानों से वो निकलता है पानी ऑलरेडी. बच्चे की उम्र क्या है आपके? वो 48 का है. उसको डायबिटीज तो नहीं है? है मगर वो कंट्रोल में ही है. बिल्कुल. अच्छा, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. जी डॉक्टर साहब, सॉरी, इससे पहले जो सवाल था कि उनको नज़ले की जो प्रॉब्लम है, फ्लू म्यूकस वगैरह की भी प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक्स भी ले चुकी हैं. जी हाँ, फ्लू आजकल तो जो भी फ्लू नज़ला ज़ुकाम का सिम्टम होता है तो हम कोविड के लिए डरते हैं. तो हर एक को मेरा मशवरा है, अगर उनको नज़ला ज़ुकाम फ्रेश हुआ है कुछ हफ्तों में तो कोविड ज़रूर चेक करा लें. उन्होंने बताया कि उनका कोविड नेगेटिव है, लेकिन उनको नज़ला ज़ुकाम पहले कभी नहीं हुआ. तो नज़ले और उनको फ्लैम भी कोई ग्रीन येलो फ्लैम नहीं आ रही है, और एंटीबायोटिक वो ऑलरेडी ले चुकी हैं. उन्होंने ऑल्सो जो मुझे लगा, उन्होंने बताया कि अक्सर कटार की सिक्रीशन, उनको थ्रोट में जलन होना या कोई चीज़ ड्रिबलिंग डाउन द थ्रोट टाइप के सिम्टम्स भी आते हैं. देखिए, जो हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल राइनाइटिस भी बोलते हैं, कि आपको जब कटार की सिक्रीशन थ्रोट में नज़ला, रनी नोज़, और बाज़ दफ़ा लगता है कुछ चीज़ थ्रोट में ड्रिबल कर रही है, और फिर आदमी मुंह को, अपने गले को साफ़ करना पड़ता है, और अक्सर उसमें फ्लेम भी आती है. देखिए, उन्होंने तमाम चीज़ें कर ली. अब मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि कोई चेंज तो नहीं हुई है घरों में, कोई चीज़ पेट्स या कोई कार्पेट्स या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर वो नहीं हुई हैं तो वो एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स भी ले सकती हैं. इसके अलावा कुछ नेज़ल ड्रॉप्स भी आते हैं जो कि लिए जा सकते हैं, और होपफुली दैट शुड क्लियर द थिंग्स फॉर हर. इसके बाद हमारी जो लास्ट कॉलर जो भी थी, उन्होंने सवाल किया था कि बेटे के लिए उनका बेटा है, ही इज़ 48 ईयर्स ऑफ एज, उनको डायबिटीज़ है और उनको इन्फेक्शन हो रहे हैं रिकरेंट, यानी कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उनके पाँव में, दाना होता है, और वो उन्होंने बताया कि फंगल है या बैक्टीरियल है. बहुत ही अहम मौजू है, और ख़ास के जो कॉलर्स या जो व्यूअर्स हमारे डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत नसीहत है. ही इज़ अ यंग चैप. आई डोंट नो वेदर इनकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं, लेकिन डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने का एक नुकसान ये भी होता है कि अगर आपको एक दफ़ा चोट लग जाए या कोई दफ़ा एक दाना हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो बार बार होता रहता है, क्योंकि उसकी हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. अब उन्होंने बताया कि उनको सोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये बड़ा ही स्पेसिफ़िक सवाल है. आप यकीनन उनको सबसे पहले तो जो इस तरह के डायबिटिक पेशेंट को अगर रिकरेंट प्रॉब्लम इन्फेक्शन का हो रहा है तो वो अपने जीपी सर्जरी में नर्स से मुसलसल राब्ते में कायम रहे, और हर हफ्ते या 2 हफ्ते में चेकअप अपने पाँव का ज़रूर कराते रहें. ठीक है, अगर पाँव में वो अब सजेस्ट करती है, मुझे नहीं पता किस किस्म का इन्फेक्शन है, ज़ाहिर है उसकी तस्वीर देख के या उसको देख के कुछ डिटेल में बताया जा सकता है. जो भी नर्स उसके लिए रेकमेंड करती है आप उसको फॉलो करें, अपनी तरफ से कुछ ना करें. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट
मशवरा दे रहा हूँ ये तमाम सुनने वालों को, तमाम डायबिटिक्स को है, अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन स्किन वगैरह का होता है तो प्लीज़ जाके अपनी जीपी में अपनी नर्स को ज़रूर दिखा दें और वो जैसा मशवरा देती है उसको लें, क्योंकि ये तमाम इन्फेक्शंस स्पेशली इन डायबिटिक्स कैन बी अ वेरी वेरी बिग इशू फॉर देम एंड कैन बी अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि उनका इन्फेक्शन हील नहीं होता और वो इट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सो उनके लिए सबसे पहले मशवरा ये होगा कि ख़ुद भाई कुछ ना करें, उनको अपनी सर्जरी में जाके जो भी नर्स से जो सवाल हैं वो उनसे पूछें और जैसा वो कहती है बिल्कुल वैसा करें। मैं एक किसी को भी गलत मशवरा इस वक्त ऐसी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि हर वूंड, हर इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म का होता है, मुख्तलिफ जर्म से, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ फंगल से होता है और उसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है। नर्सेज आर क्वाइट एक्सपर्ट इन दैट एक्चुअली। सो मेरे ख्याल में जो भी मशवरा आपकी नर्स देती है उसको फॉलो करें, इसमें लेजीनेस दिखाने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उससे मशवरा करें, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी क्वाइट सीरियस फॉर यू। इवन बाज़ लोग तो, मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते, डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है, तो यू कैन इवन लूज़ योर लिम्स। सो प्लीज़ इसको सीरियस लें और जो भी नर्स मशवरा देती है उसको फॉलो करें। सर फंगल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, मेरी वालदा को भी ये इन्फेक्शन तकरीबन 25-30 ईयर्स से है। और क्या ये इनहेरिटेड भी होता है? क्योंकि मेरी वालिदा को था, वालिदा को है, उनके वालिद साहब को था, इवन कि मुझे भी मामूली सा इन्फेक्शन है और उसके ऑफ द शेल्फ बहुत सारी स्प्रेज वगैरह अवेलेबल है, लेने के बावजूद वो रिकरेंट होता रहता है। तो क्या ये इनहेरिटेड हो सकता है? देखिए फंगल इन्फेक्शन कहाँ है, पहली बात तो ये, अगर नेल्स में है तो इसके लिए आप नेल की क्लिपिंग ज़रूर करवा लें। नेल की क्लिपिंग में पता चल जाता है कि फंगल इन्फेक्ट कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा फंगस है और उसको फिर उसी तरह ट्रीट किया जाता है। उसके लिए टैबलेट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसकी, 3-3, 4-4 महीने की दवाई दी जाती है। इनहेरिटेड नहीं होता इस कंट्री में, क्योंकि ज़ाहिर है लोग शूज़ वगैरह बहुत पहनते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी फंगस जो है वो ग्रो करता है स्किन में, और स्पेशली बिटवीन द टोज़ वगैरह फंगल इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी कॉमन इन दिस कंट्री। तो उसके लिए ये है कि एयरी शूज़ पहने, पाउडर वगैरह लगा लें, सॉक्स वगैरह चेंज करें, पाँव को फ़ौरन गीले पाँव सॉक्स ना पहन लें, इस तरह की तमाम एहतियात करने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होना अलग चीज़ है, फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही होना किसी आदमी को एक अलग चीज़ है, लेकिन डायबिटिक को अगर कोई भी स्किन का इन्फेक्शन होता है और वो उसके लिए उसका एंटीबायोटिक या कोई भी दूसरे मसले आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है बनस्बत नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के थ्रू सवाल आया, वो कहते हैं जी 28 साल उनकी एज है, खातून है और उनको डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मामूली सी एक्सर्जन करके भी उनको डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी लो रहता है, 95/60 एवरेज रहता है। अच्छा, तो क्या उनको करना चाहिए और किस वजह से हो सकता है? एज क्या है उनकी? उनकी एज उन्होंने बताया 28। सो शी इज़ क्वाइट यंग, ओके। मैं अज्यूम करता हूँ कि वो किसी दवाई पे नहीं होंगी। मेरे ख्याल में उनका ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि एक तो पहले चेक करें कि उनको कोई एनीमिया वगैरह है, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं। जनरल ब्लड टेस्ट, फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन वगैरह, आयरन लेवल्स वगैरह ज़रूर करा लें और उससे पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। इसके अलावा उनको अपने फ्लूइड इंटेक को देखने की ज़रूरत है कि आया शी इज़ ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स एंड और नॉट। अक्सर हम लोग ऐसे कम पानी पीते हैं और उसकी वजह से भी होता है। तो एज रिलेटेड डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अगर उनको फ़र्ज़ कीजिए कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू इट। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन इशू एक्चुअली, लेकिन अगर उनको इस तरह हो रहा है तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, फ्लूइड इंटेक बढ़ा लें अपना और अपने जीपी से रुजू करें। मेरे ख्याल में ज़्यादातर यंग लड़कियों में तो अनीमिया वगैरह की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी चेक्ड एंड। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम की आखिरी सवाल होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया। एक स्टूडियो में उन्होंने फ़ोन किया, वो कहते हैं कि जी उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो अपर लिमिट जो है वो 140 प्लस होती है और जो लोअर लिमिट है वो 90 से भी कम या 70, 80, 90 के करीब रहती है। तो अपर लिमिट का हाई होना और लोअर लिमिट का लो होना क्या ये कंसर्निंग है उनके लिए? वैसे उनके और कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, जो ब्लड प्रेशर बता रहे हैं ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। ओके। अगर कोई शख्स जो कि हेल्दी एडल्ट है, 150 से नीचे ऊपर वाला और 90 से नीचे रहता है नीचे वाला, तो इट्स फाइन। ये ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, हम डायबिटिक्स को टाइटर कंट्रोल का बोलते हैं क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उनको 140 से नीचे आइडियल होना चाहिए, द लोअर द बेटर, और 80-85 से नीचे हो तो वो भी बेटर होता है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ फाइन, नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी में भी बढ़ जाता है। अक्सर लोगों का वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं तो रीडिंग आ जाती है। लेकिन आजकल तो ज़ाहिर है घरों में मशीन्स आर प्रीटी एक्यूरेट, दे कैन चेक एट होम, मेक अ नोट ऑफ द रीडिंग्स, 5 से 10 रीडिंग लें, अपने जीपी को दिखा दें,
और वो आपका जीपी आपको बता देगा कि जनाब आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका, क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया होगा, बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया होगा। इस प्रोग्राम का मकसद जो है एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है, एक फ्री पब्लिक सर्विस मैसेज है, ताकि आपको अवेयरनेस दी जा सके। एक मैसेज ये पहुंचाना चाहूँगा, एक बाबा बुल्ले शाह के बड़ा अच्छा कलाम मेरे ज़हन में आता है, क्योंकि ये प्रोग्राम का एंड का टाइम है, तो एक आजिज़ी अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि रमज़ान का टाइम भी आ रहा है। बाबा बुल्ले शाह के बड़ा खूबसूरत कलाम है कि फुल्ला दातू इतर बना, फुल्ला दातू इतर बना, इतरा दा फिर कट दरिया, दरिया विच तू खूब नहा, मच्छियाँ वांगो तैरियाँ ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलों अपनी मैं मुका। तो इसलिए नाज़रीन इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अपनी मैं ख़त्म करें और आजिज़ी पैदा करके लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हों, ताकि हम एक अच्छा खूबसूरत मुआशरा कायम कर सकें, अपने स्पेशली अपने एशियन एथनिक ओरिजिन की वजह से दूसरों के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित हो सके, क्योंकि हम एक मैसेज पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम 6 मार्च को इस सेगमेंट के लिए दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।